सभी अभियोजन अधिकारी के परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा शुभ आशीर्वाद भी। आप लोग जिस शिद्दत के साथ आज तीसरे टेस्ट को संपादित किया है, शाम 7 बजे से 10 बजे तक हिंदी के टेस्ट पर आपने अपने आंसर्स लिख के और हम तक पहुंचाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अन्य बच्चों के लिए भी ये संदेश देने का, संदेशित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप भी जहाँ भी हैं, जिस पोजीशन पे हैं, अगर एपीओ 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए यूपी में आप ये सोच रहे हैं कि आपको शायद अवसर मिले, तो उस अवसर को यूं ही मत जाने दीजिए। उसको आप हमारे साथ कदम ताल करके भी यथाउचित ढंग से पूरा कर सकते हैं। आपको जैसा मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि इसके बाद आज 13 तारीख थी, कल रुक के एक दिन रुक के और परसों भी 15 को रुक के 16 तारीख को एविडेंस का पेपर होगा और लास्ट में जीके का पेपर होगा, यानी 19 तारीख को। 16 को एविडेंस, 2 दिन रुक के, और फिर पहला चक्र 19 तारीख को। 17-18 कोई पेपर नहीं होगा, 19 को जीके होगा। हमारे साथ जो पहला बैच मेरा स्टार्ट हुआ था, जो 2 तारीख से चल रहा है, उसमें से काफ़ी बच्चे नए भी आ गए हैं और उन नए बच्चों को जोड़ने के लिए उनका जो प्री शेड्यूल है, मैंने बार बार कहा है कि क्रम वही रहेगा। यानी जैसे पहले पुलिस एक्ट और सीआरपीसी और पुलिस रेगुलर क्रिमिनल लॉ में ये पेपर रहेगा। तो जो भी नया बच्चा जुड़ेगा या कोई नई बहन जुड़ रही है, तो उन दोनों को लिए हमने यही जो क्रम है वही रखा है। जो पहले जुड़ा है वो लास्ट में एग्ज़ाम के बिफोर ज़्यादा टाइम पा जाएगा दोहराने के लिए। वो जो जितना लेट जुड़ेगा, अगर वो चाहता है कि मैं सारे टेस्ट कंप्लीट कराऊं और वो मुझे समय कम देता है, तो जहां मैं आपको 2 दिन पढ़ने के लिए दे रहा हूं, मेरे पास भी विकल्प नहीं होगा, मेरी भी मजबूरियां हैं, तो आपको निश्चित तौर पे मैं कह दूंगा कि आप 1 दिन का टाइम आप लीजिए। इसीलिए यहाँ बार बार मैं आपको चेता रहा हूँ। चेतावनी है ये, किसी और के फ़ायदे में नहीं जाएगी, सिर्फ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और वो फ़ायदा ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं, और जैसे माना आप हमसे कनेक्ट नहीं हैं, हमको कोई पेमेंट नहीं कर रखा, आप हमारे शेड्यूल को जो हम पर डे बोल रहे हैं उसको खुद फॉलो करिए। एकलव्य द्रोणाचार्य को फॉलो नहीं कर रहा था तो और क्या कर रहा था? उनकी मिट्टी की मूर्ति बना के, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर निकला। तो इस बात का ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी में खासियत है, लेकिन बगैर गुरु के नहीं, और वो गुरु मानसिक तल पे भी होता है। तो जो जितना मैंने इसमें देखा, कुछ हमारी बहनों ने हमसे संपर्क किया है और वो एचजेएस की भी कैंडिडेट हैं। पिछले 48 घंटे में कई ऐसे बहनों का फ़ोन आया है जिन्होंने बगैर कुछ विचार किए अतिरिक्त बात की और सीधे जुड़ गए। जो 35 के अबव हैं या 35 के नियर अबाउट हैं, उनमें ये चैतन्यता है, वो मैच्योर हैं, उनको बहुत पड़ताल नहीं करनी है। मैं देख रहा हूँ अंडर 30 वालों के प्रति, मैं स्वाभाविक तौर पे ये मैं जानता भी हूँ, मेरे जीवन में ऐसी तमाम मुताबिक चीज़ें रही हैं जहाँ बचकानापन, बड़बोलापन, इमेच्योरिटी, खूब कैसे लोग, कैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको ये सब झेलना पड़ता है और वो राजी नहीं हो पाते। उनके मन में एक विचार चले तो सोचें भी, 75 कोनों से 75 विचार एक साथ हैरिकेन बन के, टर्नेडो बन के आते हैं। तो
इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन उसी का निकलता है जिसके दिमाग में चीज़ें जो है बिल्कुल शांत निर्मल जल की तरह स्थिर हों। तभी वो पेंदी तक यानी गहराई तक ये जा कर के निकाल पाएगा कि एविडेंस में जो प्रॉब्लम आ रही है किस सेक्शन से है, क्या इससे जुड़ा कोई केस है, या मान लीजिए हिंदी में वाक्यों की शुद्धि है तो उसमें हम किन किन संदर्भों में अपने दिमाग की थिंकिंग पावर बढ़ाएं कि सेंटेंस आते ही मेरा दिमाग जाए कि इसमें किस स्तर की शुद्धि है अशुद्धि है। अगर हमको ये पता ही नहीं है कि कितने प्रकार की अशुद्धि होती है तो हम किसी भी एक अनडब्बू जानकारी में जो हमको प्राप्त है उसी का प्रयोग करेंगे और वो प्रयोग अधकचरा साबित होगा, क्योंकि शाखाएं बहुत हैं। कभी कभी हिंदी के वाक्यों में केवल व्याकरणात्मक त्रुटि होती है, कभी कभी शब्द की त्रुटि होती है, कभी कभी अति विशेषण की त्रुटि होती है। अब वो जब आप कहीं भी किसी भी माध्यम से अगर आपने लर्न किया है, सीखा है हिंदी को, तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, जब से मैंने ये ट्रायल टेस्ट सीरीज का किया कि भाई हम कोचिंग नहीं ले रहे आपका, तो हम पढ़ाने के दायित्व से अपने आप हट जाते हैं। मेरे पास उतना इस समय फ़िलहाल समय नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए आपको अपना बेशकीमती अनुभव और हर प्रश्न के उत्तर में कहाँ कैसी चीज़ें कन्वर्ट होंगी, कितना बेहतर होंगी, इसके लिए मैं ये टेस्ट का आयोजन किया हूँ। तो आपने हिंदी कैसे पढ़ी, कहाँ पढ़ी, ये मेरे मतलब का विषय नहीं है। आप जो आंसर राइटिंग करेंगे उससे पता चल जाएगा पहले ही टेस्ट में। जैसे आज जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, कल लगभग इतने टाइम आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। जैसे पीछे के आपने दोनों रिजल्ट देखे हैं CRPC IPC के, इसके भी रिजल्ट आएंगे। हिंदी को हल्के में मत लीजिए, हिंदी को ये मानकर कतई मत चलिए कि हम तो ये हमेशा पढ़ते आए हैं। खास करके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, CBSE कॉन्वेंट, ISC ICSE बोर्ड के स्टूडेंट ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वह बेसिक रूप से जो ये है हिंदी के प्रति थोड़ा संजीदगी है, क्योंकि वो इंग्लिश में नॉर्मल होते हैं। आप जानते हैं APO और जूनियर डिवीज़न के पेपर में 100 नंबर की हिंदी है, तो आप इस पेपर को हल्के में नहीं ले सकते। आपको हर हालत में गंभीरतापूर्वक लेना होगा। ऐसे ही CRPC के पेपर में कौन सी चीज़ें प्रक्रियात्मक रूप से कहाँ जुड़ी हैं, कौन सा अपराध किस स्थल पे हुआ, कितनी बार हुआ, क्या वो बार बार होने वाला अपराध है, या फैक्ट एंड इशू कहाँ हुआ, किसी भी केस का मूल कारण कहाँ पैदा हुआ, फला व्यक्ति लोक सेवक है, उसके विरुद्ध अभियोजन कैसे होगा, कहाँ होगा, कंप्लेन क्या है, वारंट क्या है, इसका एग्जीक्यूशन क्या है बातें छोटी छोटी। जो प्रक्रिया विधि को समझते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत बड़ी मीनार खड़ी कर देते हैं। कैसी मीनार? सोच की मीनार। और वो चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में, पुराना मुझे याद नहीं आ रहा है, रेफरी को सेक्शन 20 एविडेंस एक्ट के बारे में रेफरी के सिद्धांत को बताया था कि तृतीय पक्षकार के द्वारा चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं और कैसे मसले को हल किया जाता है। अब आप सोचें, जब जिस दिन मैं ये बता रहा था उस दिन एक बात बताना भूल गया कि सेक्शन 20 एविडेंस एक्ट कैसे अंतराविवाची सूट से मेल खाता है। सेक्शन 88 आप देखेंगे तो उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपना बेशकीमती सामान किसी के यहाँ उधार रख के चला गया और उसको जिम्मेवारी देके गया कि आप इसको खोने मत दीजिएगा, लौट के हुए मैं लूँगा। इसी बीच में क्या हुआ कि एक दूसरा पक्ष आकर के वो उस संपत्ति के बारे में दावा करने लगा, ये तो मेरी है, इन्होंने गलत ढंग से आपको दिया है। तो इस मसले को सुलझाने के लिए कि वो इसका है, ए की है, ए का है या बी का है, वो उस प्रॉपर्टी को एक थर्ड पक्ष के माध्यम से यानी कोर्ट में एक सूट के माध्यम से निपटारे के लिए कोर्ट को सुपुर्द कर देगा। अंतराविवाची बात मतलब यही हुआ कि जो दो लोगों के बीच के मसले को निपटारे के लिए एक थर्ड पक्ष आ जाए। ये रेफरी का सिद्धांत है।
आप सिविल सूट में बताइए, अगर 20 लिख रहे हैं एविडेंस एक्ट, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं आप। ये कनेक्शन, अगर कनेक्टिविटी आप नहीं करना जानते और आपका दिमाग चतुर्दिक नहीं दौड़ता, तो आप ये मौलिकता से वंचित होंगे और आपको वो नंबर नहीं आएगा जो आ सकता है। जब लिमिटेड सीटें हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल अलग करने के लिए गलत मत कर दीजिए। अलग करके मौलिकता को पाने के लिए गलत दिशा में मत बढ़ जाइए कि ब्लंडर कर दिया। वो गंगा जल में कहता नहीं है कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया, अजय देवगन से मंगनी राम दरोगा, प्लंडर हो गया सर। तो वैसे प्लंडर में ही करना है आपको, ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है। आपको उतना ही कनेक्ट करना है जितना कनेक्ट हो सकता है, जितना कानून में है। ऐसे ही जीएस में मैंने बताया था कि पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़िए कि जैसे अग्निवीर इसी योजना है। अब इस पर अगर सवाल बनता है तो अगर आप 60 में 5 सेंटेंस भी बना के रखे हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, उसमें कब तक भर्ती होगी, कब वो रिटायर होंगे, किन राहतों पर वो रिटायर होंगे, बस योजना के बारे में आप जानते हैं, योजना का लक्ष्य क्या है ये बताएं, योजना है क्या ये बताएं, हो गया। भाई आपसे 20 से 50 शब्द अगर 5 नंबर में मांग रहा है तो आपको तो इतना पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये दैनिक घटनाएं हैं जिससे हर कोई जानता है। अग्निवीर योजना जब मोदी गवर्नमेंट ने अप्लाई करी 3 महीने पहले 4, तो आप जानते हैं कितना भयानक विद्रोह हुआ। पूरा पटना में ट्रेनें ही ट्रेनें जला दी जा रही थी। आखिर सारे बच्चे, जब तीनों सेना के प्रमुखों ने आकर के ये बात बोली कि नहीं, कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला, आपको अग्निवीर से ही आना है और अब सेना की भर्ती अग्निवीर के माध्यम से ही होगी। ऐसे ही लीगल टर्म्स में भी ध्यान रखें। अभी योगी गवर्नमेंट ने किसी भी तहसील से रजिस्ट्री और संपत्ति के विक्रय के लिए मंजूरी दे दी है। अभी तक रजिस्ट्री जहां का लोकल प्रॉपर्टी है वहां होता था, अब कहीं से किसी भी कचहरी से, तहसील से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। स्टाम्प शुल्क के बर्डन को कम किया है। तो ऐसा नहीं है जैसे हर दिन पेपर भी आप कोई अगर लेते हो XYZ, उस पेपर में हर पहलू है, नेशनल, इंटरनेशनल, प्ले, गेम और इकोनॉमिक वाला चैप्टर, यानी पेपर में जितने हिस्से बनते हैं सब्जेक्ट के, वो सब GS के मैटर है। हो सकता है कोई आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन आया हो, नया बना हो, तो उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये भी देखिए कि जब भी सफलता मिलेगी तो आपको इसी मौलिक विशेष विकास की वजह से मिलेगी कि आपकी ये सामर्थ्य पढ़ते पढ़ते डेवलप कर गई है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कहीं से और कनेक्ट होते हैं कि नहीं। क्या हमारी ट्रस्ट की बातें ईजमेंट्री राइट से मिलती हैं? ईजमेंट्री राइट से मिलती हैं तो कहाँ से मिलती हैं? खास करके स्पेशल रिलीफ एक्ट और CPC में भी कॉम्बिनेशन है तो उसको भी जोड़ें। प्रक्रिया विधि है तो मान लीजिए IPC का कुछ मैटर है, प्रिवेंटिव लॉ का कोई मैटर है तो IPC का, और एग्जीक्यूटिव मैटर है तो CRPC का एक कॉम्बिनेशन बनता ही बनता है, हजारों दफे बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप व्यवहारिक रूप से समझें और उसका अनुप्रयोग करें। मैं आज का ये वीडियो उन्हीं मित्रों के लिए विशेष तौर पर के संबोधित करके बोल रहा हूँ जो नए रूप से भी टेस्ट में जुड़े हैं और उन टेस्ट का उनको अभी अपने रिजल्ट का भी इंतज़ार है और कैसे हम पढ़ें। जैसे कुछ मित्रों का, बहनों का फ़ोन हमारे पास आया कि सर हमारे पास मटेरियल्स नहीं है, अभी बहुत बड़ा लेकुना है। लेकिन मटेरियल्स के नाम पर आप इतना भी इम्पोर्टेंस ना दें कि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स इकट्ठा कर दिया। बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। उसकी वजह यही होती है कि मटेरियल्स में ही उनकी ऊर्जा लग जाती है, जबकि आपको पता है कोई भी मटेरियल हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना साफ़ सुथरा लिखा हो, लेकिन अगर उसकी चीज़ें दिमाग में आपको प्रॉब्लम पूछे जाने पर नहीं स्मृति में आती हैं तो किस बात का वो नोट्स और किस बात का वो सब चीज़ें। तो 2-3 बातों पर काम करिए, चाहे किसी भी पेपर का नोट्स बना रहे हो, हिंदी का बना रहे हो, IPC का बना रहे हो, CRPC का बना रहे हो, पुलिस एक्ट का, पुलिस रेगुलेशन का और GK का। इसमें से किसी भी पेपर पे अगर आप 60 नोट्स बना रहे हैं तो वास्तव में 60 नोट्स और सॉलिड नोट्स बनाएं। 60 नोट्स के चक्कर में आप उसके सॉलिड वाली स्थिति को, सॉलिड पने को भंग मत होने दें, क्योंकि सॉलिड तभी माना जाता है जब उसके जो परफेक्ट आंसर हैं विद लीडिंग का केस ला,
वो भी आप 2 लाइन में नोट करें, एक पेज पे ही। मेरा तो कहने का मतलब ये है, जैसे ब्लैंक पेज अगर आपके पास है और तो करना क्या है कि कोई भी प्रश्न, चाहे जेन्युइन आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर वो 5-6 पन्नों में 10 पेज में है, मान लीजिए पीएचडी रिसर्च की कोई कॉपी है, आपने अच्छा बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, मान लीजिए राज्यों के प्रति दायित्व के लिए बनाया है, या सबसे बड़े चैप्टर के बारे में कोई भी बनाया है, तो उसमें 5 पेज 10 पेज 20 पेज भी हो सकता है। ऐसा आपको 60 नोट्स में नहीं करना है। 60 नोट्स में आपका एक पेज के फ्रंट, यानी एक पेज पर, एक पन्ने में 2 पेज, एक पेज पे उसका व्यवस्थित और पूर्ण जो चीज़ें मेन है करके आंसर होना चाहिए। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बिफोर एग्ज़ाम, यानी जिस दिन शेड्यूल आ जाएगा, मेंस की डेट क्लियर हो जाएगी और उस डेट पर आपको एग्ज़ाम के लिए प्री माइंड मेकअप करके जाना होगा, तो उस स्थिति में आपकी ये तकनीक बहुत काम आएगी। जो आप ये 60 नोट्स बनाएंगे, यानी चाहे कितना भी बड़ा, मान लीजिए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 है, सीआरपीसी में मान लीजिए 145 है, 145 2015 में पूछा गया है, 18 जज में जूनियर डिवीज़न में जो उत्तर प्रदेश वाले में पूछा गया है 145 सीआरपीसी। हालांकि जो हम पहला टॉपिक दिए हैं 5 सेक्शन 5 चैप्टर, उसके बाद अगला जो टेस्ट होगा सीआरपीसी का कभी भी, तो 5 से 10 नहीं करूँगा, 5 से 15 करूँगा, जिससे 3700 अध्याय 5 टेस्ट में, 4 टेस्ट में ही कंप्लीट हो जाए। 5वां टेस्ट मेरा अपना एक निजी विचार है, 5वां टेस्ट ऐसा होगा जो एकदम हूबहू एकदम कैसे होगा, एग्जाम हॉल वाला पेपर, और 4 पेपर टॉपिक वाइज होगा कि शुरू के 5, शुरू के इतने। तो अगली बार जब सीआरपीसी का हम टेस्ट लेंगे तो आपको मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि उसमें चूँकि मैंने कहा शुरू से 5 चैप्टर आपको देखना है, अब की बार शुरू से 15, यानी 5 ये 10 और 15 चैप्टर में से एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर तीसरा टेस्ट 15 से आप 15 कर दीजिए 30, बचा 7, वो चौथे में गया, और 5वां टेस्ट पूरे को मिला करके हो जाएगा। यानी अगर मेरे 5 पेपर पे आप निगाह डालें तो आपको 25 पेपर आवश्यक रूप से देने हैं, और पर पेपर 3 घंटे खर्च करना है। तो आपसे मैं 100 घंटे, मतलब 75 घंटे तो लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद भी मैं 100 इसलिए कह रहा हूँ कि किसी पेपर में बच्चों की मांग रही कि नहीं इसमें दो टेस्ट और करवा दीजिए सर, या 4 टेस्ट और करवा दीजिए सर, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बढ़ जाए। तो जहाँ 75 की बात है वहाँ 100 का आंकड़ा ले लेगा, 100% हो जाएगा। समय थोड़ा मिलने दीजिए, और उस हिसाब से मतलब जब रिजल्ट आउट होने के बाद कब डेट तय हो रही है, कब एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में होगा, नवंबर लास्ट होगा, कब होगा, ये पता चलने के बाद ही हम अग्रिम कार्यवाही के लिए बढ़ेंगे। तो एक बार अभियोजन अधिकारी 2022 की मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए, और आप जानते हैं कल के मेरे लेट नाइट वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि जेएस का रिजल्ट आ गया है 2020 का फाइनल, जिसमें 31 लोगों को सफलता मिली है। उनमें भी ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरव्यू दे करके, या इस बार 2020 में प्री में बैठे, प्री में कुछ नंबरों से रुक गया, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एसआरए कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि आज की डेट पे वो वीडियो तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं कल कोशिश करूँगा। कल आया और थोड़ा आप लोगों के पेपर के ऊपर काम करना पड़ा है। मेरा आज का पूरा दिन का टाइम इसमें गया है कि पेपर जो नेक्स्ट एविडेंस का लेना है उसकी कायदे से, मैंने आपसे ये भी कहा, आज भी फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ कि ये जो एविडेंस का पेपर होगा इसमें 75% क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। आपको प्रॉब्लम फोकस करके पढ़ना है, और भाग 1 ही केवल पढ़ना है, सेक्शन 55 तक, ठीक है। तो याद दिलाता रहूं, ऐसा नहीं कि आप लोग सुस्ती में आ जाते हैं, एक रूटीन में आ जाते हैं, मोबाइल में ढुके पड़े हैं, तो जहां फंसे हैं फंसे रह गए, घंटों निकल गया। समय की कीमत पहचानिए, समय बार बार नहीं मिलता, अवसर बार बार नहीं मिलता। अवसर मिला है तो दौड़ के वो भी एग्ज़ाम देना, ये भी एग्ज़ाम देना, ऐसे नहीं होता। हम अपने जीवन का जो हमने 16 साल खपाए हैं उसमें मुझे कच्चा पक्का उस तीखा कड़वा अनुभव हुआ है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप ये गलतियाँ मत दोहराएं भाई। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नहीं अगर ये गलती दोहराते रहे तो कोई माई का लाल धरती पे जन्मा नहीं है जो आपको ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करवा दे। फिर करना पूरी ज़िंदगी भर काम, टीचिंग की जॉब पकड़ लेना, प्राइवेट एलएलएम कर करके कुछ ना कुछ किसी में कोचिंग में पढ़ाना, या कोचिंग खोल लेना, यही सब करना। लेकिन टीचिंग लाइन अफसर शाही नहीं मिलने वाली, मैं बार बार चेता रहा हूँ।
अगर आपको अफसर बनना है और अपने कुल खानदान जानने पहचान वालों में अपनी पहचान एक ऑफिसर की, राजपत्रित अधिकारी की बनानी है, तो आपको इस दो बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहला, चुप रहने का स्वभाव, मौन की प्रवृत्ति, बहुत चांचल्य दिमाग ना हो, और तीसरा, गजब की सहने की क्षमता हो, यानी छोटी सी बात पर वो भड़क ना पड़े, गुस्सा ना बार बार आता हो, बहुत ही ठंडे दिमाग का व्यक्ति हो, तो वो सिविल सर्वेंट बन के सेक्शन 21 आईपीसी और सीपीसी में भी वो सेक्शन याद कीजिए, लोकाधिकारी। तो लोकाधिकारी लोक सेवक में डिफरेंस भी इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। मैं यही कह रहा हूँ, इतनी देर से लगभग 20 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया है, और आज हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है। हिंदी के टेस्ट का रिजल्ट लेट नाइट टुमारो हम इसको ज़रूर आउट कर देंगे, और आप लोग जिससे देख करके प्रेरित हों कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका लेवल क्या है और वो कितने क्रम से कितने ऊंचे स्तर पे हैं। आपको भी ये प्रेरणा का विषय बनेगा। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत इधर उधर की मत सोचिए। समय और अपने समय को बांधने के लिए ज़बरदस्ती मैं तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको खुद व्यवहारिकता इसकी समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ें ऑलरेडी बिन बुलाए दरवाजे तक आ रही हैं, उसके लिए आप दरवाजे नहीं खोलते। आप कोशिश तो कीजिए कि जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं ये फेंकू हैं क्या। हमने 2006, 2007, 2007 जनरल स्पेशल, 2011, 2012 2015, 2011 के बाद 2015, 2018 सारे एपीओ जे के बीच में अपने आप को मैं रगड़ रगड़ के जानता हूँ कि कहाँ किस तरीके की विसंगति रह जाती है, जिसके कारण यह सक्सेस नहीं मिल पाता, और लोग कैसे इन सब चीज़ों को मजाक के तौर पर लेते हैं। तो आपको भी इन सब चीज़ों से बचना है। समय बहुत कम है। आप देखिए कि आपके समय को बचाने के लिए अगर कोई मार्गदर्शक है, मैं अपनी गारंटी दे रहा कि मैं बहुत दूध का धुला ये सब नहीं, लेकिन अगर कहीं भी आप इन्वॉल्व हैं किसी भी यहाँ कोचिंग या आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ईमानदारी से दें, क्योंकि ये ईमानदारी ही आपको वहाँ तक ले जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि आप जोश में आकर के 2-1 दिन तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप टेस्ट में 3 घंटा बैठें। इसीलिए मैं 2-2 दिन का गैप दे रहा हूँ, जिससे तो पढ़ने को ही उसको ऑलरेडी मिल जाएगा, और दूसरे उसका माइंड कम से कम 3 घंटे संयत तो होगा। और अगर खुद से वो डरेगा नहीं, खुद ही कमरे के अंदर अपने कॉपी करके मुझे वो आंसर राइटिंग कर रहा है, तो फिर उसका तो मेरा भगवान ही पार बताएं। क्योंकि कालिदास की तरह वो इस तरीके से है कि जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मैच्योर हैं और आप जानबूझ के कॉपी नहीं करेंगे और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ बार बार। एपीओ बनना भी इतना आसान है नहीं, सीटें बहुत लिमिटेड हैं। ओबीसी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो भी या चाहे जनरल की सीटें हैं, कोई भी आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस लेवल पर अपनी तैयारी को ले जाएं तो हम इस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो पाएंगे। यही कहूँगा कि टाइम बिल्कुल नहीं है, करबद्ध प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैं एक भी बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे जो बॉर्डर पे हैं वो 2000 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि एपीओ प्री का रिजल्ट आ जाए, जो देखते हैं सितंबर लास्ट में आता है, दशहरे की छुट्टी के बाद आता है। डिपेंड करेगा कमीशन किस तरीके से सक्रिय है, और आपकी डेट भी आ जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आफ्टर प्री का रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसा मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो बच्चों की संख्या इस बीच में बढ़ी, वो लगभग 30 तक पहुंचने को है। ऑलरेडी 21-22 लोग थे, इस बीच में 10 लोग और बढ़ गए हैं, तो 32 के पास पहुंच रही है। हो सकता है ये जब रिजल्ट आए एपीओ का, तो उसके बाद ये संख्या दूनी तिगुनी हो जाए। अगर ये संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम जूम पर या ऐसे कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे आप लोगों का समय बचे और आपको दोहराने में अतिरिक्त रूप से ज़्यादा टाइम जाया ना करना पड़े, आपकी तैयारी में एक्यूरेसी आए, जिससे आप परफेक्ट नंबर लेकर के सेलेक्ट हो सकें और उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी के 2022 के परीक्षा को अंतिम रूप से पास करके जिला सहायक अभियोजन अधिकारी बन सकें। इस चैनल पे जो कोई व्यक्ति नया आया है, जो एपीओ से रिलेटेड है, एचजेएस से रिलेटेड है, लॉ फील्ड से रिलेटेड है, या जूनियर डिवीज़न में जाना चाहता है और उसको लॉ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और लॉ को सरल भाषा में समझना चाहता है, तो वो हमसे जुड़े। मैं कल आपको प्रॉमिस करता हूँ, कल हो सकता है दिन में ही 2 बजे के पहले ये सारे पर सेक्शन 10 चल रहा है,
क्लियर 63, सॉरी याद आया, 1963 के एक्ट में सारे के सेक्शन 10 चल रहा है। तो हम सेक्शन 10 कल देखेंगे, 11, 12, 13, और इसका संबंध सेक्शन 20 और 14 से बनता है। इसलिए सेक्शन 10 का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है 20-25 मिनट का वीडियो हो, लेकिन ये कल मैं प्रॉमिस करता हूँ HJS वालों के लिए, UPJ जूनियर डिवीज़न वालों के लिए, बिहार जे जूनियर डिवीज़न, हायर डिवीज़न दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी। SRA की बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके कितने चैप्टर हैं, कितने भाग हैं, किस भाग में कौन सी बातें कहीं कहाँ क्या लक्ष्य रख के कहा गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ऐसे मत पढ़िए कि केवल पढ़ने के नाम पर पढ़िए। मैं आपको बताऊं UP HJS में इवेंट्री से सवाल चाहे एक ही सवाल पूछा जाए, बहुत कायदे का पूछा जाता है, और लास्ट के सेक्शन से वो पेपर बना रहे हैं जहां कोई गाइड या पत्रिका या जो आपको पढ़ने का माध्यम देती हैं, स्रोत देती हैं, वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे एग्जामिनर जब एक्सपर्ट पेपर सेट कर रहा है तो वो सारी चीज़ों को लेकर के बैठता है और देखता है कि कहीं हूबहू चीज़ें रिपीट ना हो जाए। तो इसलिए चुनौतियां दिन बर दिन कंपटीशन में बढ़ रही हैं। आप इन सब चीज़ों को ख्याल रखें। HJS के कैंडिडेट हैं तो आप APO और HJS में संतुलन बनाने के लिए भी हमसे जुड़ें, और उसके हिंदी माध्यम के 2500 पेपर में जो जूनियर डिवीज़न और UP हायर डिवीज़न में हैं उसकी व्यवहारिक और समझपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं ज़रूरी समझता हूँ आपसे बात होगी, आपके मार्क्स के बात होगी, आपके करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उससे करके और इसको फाइनल किया जाएगा। आप ये जान के चलिए कि समय बिल्कुल सिमटता जा रहा है। बाय द वे दिसंबर के सेकेंड वीक या लास्ट में भी एग्जाम है, तो बिल्कुल समय नहीं बचा। सितंबर में आज 13 सितंबर कंप्लीट हो गया है, और इस समय मुझे यकीन आता है कि 14 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आपका आ जाएगा, मैक्सिमम 15 अक्टूबर। इसमें हो सकता है, मुझे एक शक है कि हो सकता है दशहरे के बाद ही UP APO का रिजल्ट आउट करे, लेकिन ये तो मान के चलिए कि अगर 15 अक्टूबर तक भी रिजल्ट दे देते हैं तो 15 नवंबर 15 दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर में आप 2 दिन में वो इसी साल हर हालत में आप मुख्य परीक्षा देंगे। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय बिल्कुल नहीं बचा है। आप अपने अध्ययन को और धार दें, स्मृति को बढ़ाएं। स्मृति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है करें। और हाँ, एक प्रकार है गैर पारंपरिक, अनैतिक या इन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को संतुलित रखें, ठंडे दिमाग के से रखें। तो इससे बड़ी से बड़ी परीक्षा क्या, कोई कठिन से कठिन दुरूह कार्य भी आसान हो जाता है। बाकी आप लोग खुद समझदार, और इसमें अधिवक्ता बंधु को समाज का बौद्धिक वर्ग माना जाता है। सब लोग अपने अध्ययन के हिसाब से चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। कोई YouTube चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये JRF है, कोई PhD है। लेकिन आपके साथ देखिए कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये दर्शाती है कि एक मार्गदर्शन के लिए कोई अगर अनुभवी व्यक्ति है आपके सामने है तो उसका लाभ लीजिए। और उनके जो फीस की बात है उस मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने इस पर सब्जेक्ट वाइज फीस रखी है, इसमें शिथिलन हमने किया है। जब आप हमसे पर्सनली जुड़ेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे और बात करेंगे तो आपसे और हमारी क्लियर बात हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप जो लोग भी नए जुड़े हैं या पुराने लोग से जुड़े हैं और उनसे ये क्लास चाहते हैं या ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि केवल ऐसे ही नहीं, पूरे हमारी शर्तों के अनुरूप। और इसमें एक शर्त ये भी स्पष्ट कर दूं कि फीस को लेकर के बहुत बड़ा दिमाग में वो न रखें, लेकिन आप ये भी समझें कि पर व्यक्ति का पर क्वेश्चन पर हमारा वर्क टाइम जाता है और अच्छा खासा समय खर्च हो रहा है। आपसे 10 गुना देखिए, इस समय में लेट नाइट ये लगभग 12 बजे के बाद 14 सितंबर के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दिन भर की थकान आप हमारे चेहरे पे महसूस कर सकते हैं। तो आप हमारी स्थितियों को समझें और हमारी अपने स्टडी कंपटीशन को भी समझें, और कम से कम इस बात के लिए ध्यान रखें कि निःशुल्क जैसी कोई चीज़ आज की दुनिया में नहीं है। आपको अगर अनुभव मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, मौलिकता मिल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कदम दिलपूर्वक आप आगे बढ़ाएं। बाकी हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। आप जो कुछ भी असहज वाली बात पाते हैं, चाहे मेरे पढ़ाई में या मेरे प्रक्रम में या सिलेबस में या शेड्यूल में, तो वहाँ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपने गाइडेंस में अपने नॉलेज को हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आवश्यक लगा तो हम आपसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, और अंततः फाइनल जजमेंट ही हमारे और आपके बीच के संबंधों और विजयश्री को हासिल करवाएगा। ठीक है, एक बार मैं नए रूप से जुड़ने वाले ये सारे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि हमारा वो चैनल सब्सक्राइब करें, आल वाले पे बेल पर रिंग कॉल कर दें, जिससे मेरा नए एपिसोड का, नए ब्लॉग का
जो इन्फॉर्मेशन है वो तत्काल मिल जाए और आप हमको सुन सकें। मैं एक बार फिर करता हूँ, कल प्रॉमिस करता हूँ बिफोर 2 PM मेरी कोशिश होगी कि हायर जुडिशरी से रिलेटेड या सारे से रिलेटेड, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार हो, निश्चित तौर पर जो ये सारे सेक्शन 10 और 11 और 14 और 20 का एक लॉन्ग लेक्चर हो सकता है, वो कल हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हो, वो मैं कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि 2 बजे के पहले वो अपलोड हो जाए, जिससे आप लोग देख सकें। और जो HJS की तैयारी में पेवरली संदिग्ध हैं, जिनको APO देने नहीं है, ओवर एज से जनरल कैंडिडेट हैं, आदि आदि रीजन कोई भी हो, वो मिथ्या नहीं जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत मदद करेंगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप निश्चित तौर पर सफलता की बुलंदियों को छू लेंगे और आपसे जुड़े हुए लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप जहाँ भी स्टडी कर रहे थे ईमानदार थे, आखिरकार आपको राजपत्रित अधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ और आपसे जुड़े हुए लोगों की जो आशाएं आपसे हैं उसके प्रति उनमें एक अधिकार बोध जगा कि इतने मेहनत के बाद, इन सब प्रक्रमों से गुजरने के बाद कोई राजपत्रित अधिकारी बनता है। सबको मेरा साधुवाद, सबको मेरा नमस्ते। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, जो 2 PM से पहले आ जाएगा। जो UP HJS और UP जूनियर डिवीज़न, बिहार जूनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न, मध्य प्रदेश में भी ये सारे हैं, राजस्थान में भी है, जहाँ जहाँ भी ये सारे हैं, उसकी उपयोगिता को साबित करने के लिए मैं स्पेशल पहले माइनर एक्ट में पहला एक्ट यही उठाया हूँ, जिसके बारे में कल डिटेल में क्लास होगी। आप उससे समझेंगे कि सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 20, 13, 14 कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और इसके बाद एक सेक्शन स्पेशली प्रतिस्थापित अनुपालन से सेक्शन 20 है, इससे सबके बारे में कल चर्चा होगी। सबको मेरा एक बार बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और नमस्ते, अभिवादन भी। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत्यमेव जयते।